स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भौतिकी विज्ञान का 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जो दोस्तों परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये जो हम आपका प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपके समीप हम रखेंगे वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, इसलिए 30 में से जो भी प्रश्न आपको याद भी नहीं होगा बाबू, उससे क्या करना है, नोटबुक पर आपको अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो दोस्तों आपको ये पहला नंबर प्रश्न में बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों 2 नियम है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब आपसे पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन का भी दोस्तों 2 नियम है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये प्रश्न हमारा हो गया। अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए में लिखा है जैव मात्रा, बी में लिखा है कोयला, सी में लिखा है पेट्रोलियम और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर कहता है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, बी में लिखा है अवतल दर्पण, सी में लिखा है समतल दर्पण और डी में लिखा है उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों आपको एक तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि हजामत बनाने के लिए यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, आप जो बाइक चलाते हैं दोस्तों और जिसमें मिरर में आप देखते हैं पीछे के वाहनों को, तो वो जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, इसलिए याद इसको रखिएगा, आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। जब गाड़ी चलाइएगा तो जब आईना को देखिएगा ना, सामने वाला मिरर को, तो ध्यान में दीजिएगा कि सर बताए थे कि इस जो दर्पण है कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है। ठीक है, जो दोस्तों आप आईना देखते हैं ना, पीछे की ओर जो वाहन आता है उसको देखते हैं, वो उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, चलिए अब समझ गए होंगे। देखिएगा चौथा नंबर, इनमें से दर्पण का सूत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि इनमें कौन जो है दोस्तों, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? तो 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f, ये दोस्तों हमारा दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है विद्युत मोटर, बी में लिखा है विद्युत जनित्र और देखिए सी में लिखा हुआ अमीटर और डी में लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा राजस्थान, बी में लिखा महाराष्ट्र, सी में लिखा हुआ देखिए उत्तर प्रदेश और डी में लिखिए गुजरात लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब 7वां नंबर देखिएगा, ताकि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में लिखा है पचमाभी, बी में लिखा है परितरिका, सी में लिखा है नेत्र लेंस और डी में लिखा है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल। तो दोस्तों आपको ये 7 नंबर प्रश्न बताना है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर कहता है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों कॉर्निया, बी में लिखा हुआ आइरिस,
सी में लिखा है रेटिना और डी में लिखा है पुतली। तो दोस्तों आपको ये 8 नंबर प्रश्न बताना है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो दोस्तों रेटिना पर बनता है, जिसको हम दृष्टिपटल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और देखिए नेत्र दान में दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम 9 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, इसमें एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, और जो याद नहीं उसे कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं दोस्तों, और आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में भी इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और जो प्रश्न याद नहीं उसे प्लीज़ आप याद कर ले बाबू। ठीक है, चलिए देखिएगा 9 नंबर प्रश्न को कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ देखिए यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में लिखा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी में लिखा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिएगा यहाँ डी में लिखा हुआ है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तब 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला बढ़ते हो। अगला प्रश्न यहाँ पे 10वां नंबर कहता है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए में लिखा 50 हर्ज, बी में लिखा है 60 हर्ज, और देखिए सी में लिखा है 70 हर्ज, यहाँ पर डी में लिखा है 80 हर्ज। तो आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दोस्तों ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड में 10 बार से ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, और 2023 परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न टपकेगा। ठीक है, आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं अब हम जल्दी से। 13 नंबर देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया गया है। ऑप्शन ए में लिखा है जल, बी में लिखा है कांच, सी में लिखा है प्लास्टिक, और देखिए डी में लिखा है मिट्टी। तो दोस्तों देखिए जल जो है दोस्तों ये लेंस बनाने में जो है ना प्रयोग किया जाता है। कांच को भी दोस्तों लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक को भी किया जाता है, मगर मिट्टी को नहीं किया जाता है। क्या आपको प्रश्न बताना था कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी को दोस्तों लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो दोस्तों वोल्ट होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रतिरोध का दोस्तों एसआई मात्रक ओम होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। और कार्य का दोस्तों एसआई मात्रक जूल होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम 15 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा उत्तल लेंस, बी में लिखा अवतल लेंस, सी में लिखा बेलनाकार लेंस, और डी में लिखा उत्तल एवं अवतल दोनों। तो आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब आपसे पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का। आपको याद रखना है, बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। 16 नंबर देखिए,
तारे के टिमटिमाने का कारण है दोस्तों, ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। आपको बताना कि तारे के टिमटिमाने का कारण है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन जो हुआ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर, कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट से आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर, कहता है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है एम्पियर, बी में लिखा है कूलॉम और देखिए सी में लिखा हुआ अमीटर और डी में लिखा हुआ है वोल्टमीटर। तो आपको 19 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं तो अमीटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर, कहता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं तो दोस्तों वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, तो देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है। दृष्ट धारा मतलब हुआ दोस्तों डीसी यानी कि डायरेक्ट करेंट। ठीक है, और देखिए बी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है। और देखिए यहाँ पे सी में लिखा हुआ है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। प्रतिवर्ती धारा मतलब हुआ दोस्तों एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डी में लिखा हुआ 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो दोस्तों आपको ये 21 नंबर प्रश्न बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, तो दोस्तों 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर, कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन के तार का बना होता है। ठीक है, जो पीला वाला बल्ब होता है दोस्तों उसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन के तार का बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है ना बाबू वो नाइक्रोम का बना होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी मन से भी पढ़ाई अभी कीजिएगा, क्योंकि अभी आपका समय 5 मंथ लगभग आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बचा हुआ है। लगभग में 5 मंथ आपके पास समय है। ठीक है, इसलिए 1 मिनट भी समय इधर उधर बर्बाद नहीं कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। समय बीत जाता है बाबू तो लौट कर नहीं आता है। ठीक है, एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो आप अभी ट्यूशन फीस में जो आप पैसा देते हैं ना वो 1 रुपया माता पिता बहुत मतलब मेहनत करके अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करके बाबू आपको ज़रूरत पूरा करने के लिए वो पैसा को देते हैं। ठीक है, तो उस पैसा को अहमियत समझिए और मन से पढ़ाई कीजिए। और जो माता पिता आपसे उम्मीद लेकर पैसे को दे रहे हैं, आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उनका दोस्तों उनके सामने वैसा रिजल्ट आप प्रस्तुत कीजिए ताकि उन्हें गर्व महसूस हो कि हम जिस मेहनत से अपनी ज़रूरतों को पूरा करके नहीं अपने बेटा या बेटी की ज़रूरत को हम पूरा किए वो आज हमारा कामयाब हो गया। ठीक है, ना कि उनका मेहनत दोस्तों बेकार मत जाने दीजिएगा। 1 रुपया पैसा बहुत मुश्किल से आता है बाबू, इसलिए आप ट्यूशन फीस जब देते हैं तो उस समय महसूस कीजिए कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ इससे मैं असूल करूँगा, मन से पढ़ाई करूँगा। ठीक है, इसलिए कहीं भी इधर उधर के बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अपना मेन जो काम है, कहने का मतलब पढ़ाई करने का जो आपका मेन काम है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर ये क्षमता है कि ये टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है बाबू जो मन से दिल से जो इंसान ठान लेगा वो कर सकता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि नहीं कोई इंसान कर सकता है। तो 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मन से पढ़ाई कीजिए, आपका माता पिता का आशीर्वाद, आपका गुरु का आशीर्वाद, हम सब का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ रहेगा। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए बाबू। आपको ये जो
टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप ज़रूर अचीव कीजिएगा। ठीक है, अपने विश्वास के साथ पढ़ाई कीजिए और अच्छे तरीके से मॉर्निंग में आप जो याद करने वाला जो आपका सब्जेक्ट है मॉर्निंग में पढ़िए और बाकी सब्जेक्ट को भी धीरे धीरे पढ़ते रहिए। जो कमज़ोर सब्जेक्ट है आपको उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, और जो अच्छा सब्जेक्ट है उस पर भी फोकस कीजिएगा, ऐसा नहीं कि उसको एकदम छोड़ देना है। ठीक है, उसको भी पढ़ते रहना है ताकि दोनों को बैलेंस हम कर सकें। हम आपके साथ बने हुए हैं बाबू, जितना हमसे मेहनत होगा 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए अब से एकदम लगन से हम लग गए हैं आपकी तैयारी करवाने के लिए, जुनून के साथ तैयारी करवाएंगे ताकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स जरूर प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी जल्द से हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ठीक है, हम सब एक परिवार हैं बाबू और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं। ठीक है, मन से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न जो कहता है कि 1 किलोवाट बराबर होता है तो 1.6 × 10⁻6 जूल के होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर कहता है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे समांतर क्रम में, बी में लिखा है श्रेणी क्रम में, सी में लिखा है दोनों में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ 25 नंबर का है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए में लिखा वास्तविक होता है, बी में लिखा काल्पनिक होता है, सी में लिखा है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों ये 25 नंबर प्रश्न में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा तो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें ये सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 27 नंबर कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए में लिखा है बहुत कम हो जाता है, बी में लिखा है परिवर्तित नहीं होता है, सी में लिखा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में लिखा है निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो दोस्तों आपको इस 27 नंबर प्रश्न में बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 28 नंबर कहता है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है। दोस्तों ये प्रश्न वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बिहार बोर्ड इसको पूछा है। अब 2023 बोर्ड एग्जाम का भी प्रश्न ये प्रश्न टपकेगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान, अब अपर्तनांक का जो मान होता है दोस्तों क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 29 नंबर कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा है ग्रह, बी में लिखा है चंद्रमा, सी में लिखा है सूर्य, डी में लिखा है कोयला। तो दोस्तों आपको 29 नंबर प्रश्न में बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिएगा 30 नंबर प्रश्न कहता है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है लोहा, बी में लिखा है चांदी और देखिए सी में लिखा है तांबा, डी में लिखा हुआ है सिलिकॉन। तो दोस्तों आपको 30 नंबर प्रश्न में बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न होमवर्क में आप सभी विद्यार्थी को हम दे रहे हैं। इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में बताना है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए
तिरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए में लिखा है लाल, बी में लिखा है पीला, सी में लिखा है बैगनी और डी में लिखा है हरा। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ पसंद आया है ये वीडियो, तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। अब मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, हर हालत में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करके माता पिता को दोस्तों आंखों में खुशी के आंसू बहाना है जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन, ठीक है। इस बात को हमेशा सोचिएगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ पिता की आंखों में खुशी के आंसू एकदम भर देना है, 480 अंक प्राप्त करके, ठीक है। इसलिए मन से अपना काम जो है आपका कर्तव्य जो है वो करते रहिएगा। आप सभी विद्यार्थियों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।